बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौलिबिल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 7707, उसका मई जून 2015 का पेपर 1 करने जा रहे हैं। और पेपर 1 जो है वो रिलेट करता है मल्टीपल चॉइस से। उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं कि अगर आप क्राचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो 2020 से लेके 2016 तक विंटर और समर के जितने भी अटैम्प्ट हैं उसके एमसीक्यूज़ का जो पेपर है वो आपको वीडियो फॉर्म के अंदर मिलेंगे। सीरीज़ ऑफ वीडियोस हैं जो हम यहाँ रिकॉर्ड करवा रहे हैं, और उसका बेसिक पर्पज़ ये है कि आपकी स्टडी में आपको जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं ताकि यू शुड बी गेटिंग A+ इन योर एग्ज़ाम। अकाउंटिंग के अंदर आई हैव बिन टेलिंग सिंस आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग माई लेक्चर कि देयर आर 2 थिंग्स इन अकाउंटिंग। वन इज़ द कंसेप्ट, क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट, कि आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, और सेकंड ये है कि उसका एप्लीकेशन, कि उसकी आप प्रैक्टिस करें बार बार। अगर आपके कंसेप्ट्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ भी लिया है, लेकिन अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो टेक माई वर्ड्स कि वो प्रैक्टिस, वो जो कंसेप्ट की क्लैरिटी है वो आपको शायद बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना पहुँचाए, और आपके लिए एग्ज़ाम के अंदर पेपर मैनेजमेंट जो है वो प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। उसके ऑन द अदर हैंड के वो बच्चे जिनके कंसेप्ट अच्छे नहीं भी हैं लेकिन वो अपना ड्यू टाइम लगाते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस से होता ये है कि अगर आपके कंसेप्ट सही नहीं भी हैं तो क्योंकि आप टाइम एंड अगेन आप अटैम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो वो जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो ग्रेजुअली बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं और वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं। और प्रैक्टिस के लिए जो सबसे बेहतर मटेरियल है वो ये है कि आप पास्ट पेपर्स यूज़ करें। पास्ट पेपर्स क्राचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, जैसे कि मैंने बताया, बहुत बड़ी तादाद के अंदर पेपर 1 भी पड़ा हुआ है, और पेपर 2 भी अगर आप जाएं तो कैम्ब्रिज का स्पेसिमेन पेपर से लेके 2017 तक आपको पेपर 2 विंटर और समर की फॉर्म के अंदर मिलेगा। इसके अलावा ये है कि वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड स्पेसिफिक लेक्चर्स हैं कि जिनको अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग के काम से रिलेटेड जितने कंसेप्ट्स हैं आपके वो क्लैरिटी आएगी उसमें। और उसके अलावा इररिकवरेबल डेट्स हो गया, जो एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट टॉपिक है जिसको बार बार एग्जामिनर पूछता है, एंड करेक्शन ऑफ एरर्स, ये भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। इस पर मैंने स्पेसिफिकली अलग से लेक्चर रिकॉर्ड कराए हैं। पार्टनरशिप से रिलेटेड लेक्चर्स हैं, AS लेवल की अकाउंटिंग के कुछ बेसिक लेक्चर्स हैं, वो देख लें जाके। तो अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं भी हैं और आप इन सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ को देखते हैं, यू स्पेंड सम टाइम, तो कोई वजह नहीं है कि इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग A+ इन योर एग्ज़ाम। MCQs का पेपर जो जुलाई के अंदर स्पेसिफिकली जुलाई 28 को होने वाला है, अगर ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड करा रहा हूँ, मेरे साथ साथ जो लेक्चर्स मैंने आपको रिकॉर्ड करे हुए हैं जो आपको मिल जाएंगे क्राचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, वो आप देख रहे हैं, और प्लस ये कंटिन्यूस सिलसिला है जिसको मैं कंटिन्यू रखूँगा जब तक इंशाल्लाह एग्ज़ाम नहीं होते। तो आप इस पर अगर जाके देख रहे हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट्स के अंदर हमें लिखें, हम आपके वो कंसेप्ट्स भी क्लियर कराएंगे। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आपको ट्रबल कर रहा है तो वो लिख कर भेजें कि वो करवाएं हम। तो इंशाल्लाह अगर आप करते हैं तमाम चीज़ें तो आपकी स्टडी में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और जो फेयर है कि आप क्या करेंगे एग्ज़ाम में वो भी आपका ख़त्म होगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2015 का MCQs का पेपर है, और ये इतनी बड़ी तादाद में पेपर करवाने का बेसिक पर्पज़ जो मैंने बताया वो ये है कि अकाउंटिंग के अंदर, जैसा कि मैंने कहा कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने पेपर्स हैं जो मैं करवाता चला आ रहा हूँ, इसके अंदर टाइम एंड अगेन बहुत सारी चीज़ें एग्जामिनर रिपीट करता है। से फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ वुड द ऑनर ऑफ ए बिज़नेस यूज़ हिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, के ऑनर जो है स्टेटमेंट ऑफ अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस, इसको वो कैसे यूज़ करता है। बुक कीपिंग से रिलेटेड सवाल या तो वो पूछेगा, इसमें बेसिक कंसेप्ट्स पूछता है, या तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस वो पूछ लेता है आपसे, या पूछता है कि अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली क्या करती है, कैसे हेल्प करती है बिज़नेस में। तो ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और ये टाइम एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं। अगर 5-7 साल के पेपर आप कर लें तो फिर इसी से मिलता जुलता सवाल भी इम्तहान के अंदर आएगा और आपकी ज़िंदगी आसान होगी। तो हम इस सवाल की तरफ आते हैं। ऑनर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से क्या करता है, कैसे यूज़ करेगा, क्या करेगा। तो टू कैलकुलेट द कैश विड्रॉ कैश ड्राइंग्स फॉर द ईयर, क्या वो इसलिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को यूज़ करता है कि उसे कैश ड्राइंग का पता चले। तो ये तो लेजर भी उसको बता देंगे, बुक कीपिंग बता देगी कि कितना पैसा
उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, ये पर्पज़ इसका नहीं होता। टू डिटरमिन द अमाउंट ड्यू टू ट्रेड पेएबल, कि वो जो माल हमने उधार ख़रीदा है जिन लोगों को पेमेंट करनी है, क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से हमें ये पता चलेगा, इनकम स्टेटमेंट से ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकम स्टेटमेंट आपको बताती है कि हाउ मच प्रॉफिट और लॉस आपको हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपकी पोजीशन बताते हैं कि एसेट्स आपके पास कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी पे करनी है, और ऑनर्स इक्विटी जो ऑनर का कैपिटल है उसकी क्या पोजीशन है। तो मेजर द चेंजेस इन द बैंक बैलेंस के क्या ये बताते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बैंक बैलेंस में क्या चेंज हुआ है। ये तीनों चीज़ें भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं, क्योंकि लेजर के बैलेंसेस रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं वहाँ पे। लेकिन इसका पर्पज़ क्या है, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। जो चॉइस डी है आपकी, दिस इज़ द राइट चॉइस, कि हम क्या करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हमारे, वो एक्चुअली हमें बताते हैं कि हमारे बिज़नेस जो है उसकी प्रोग्रेस क्या चल रही है, वेदर बिज़नेस इज़ इन द राइट डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, के ग्रोथ की तरफ जा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है। तो बिज़नेस की जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करने का एक टूल जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। तो इस सवाल के अंदर चॉइस डी हमारी राइट चॉइस है। अ बिज़नेस हैड द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, एक बिज़नेस के पास ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं। अगेन वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर, कि वो किसी ना किसी तरीके से डिफरेंट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दिखे, या तो आपसे पूछेगा कि इसमें एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है, या आपसे वो क्या करेगा कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़, और एसेट्स को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। और इसके अंदर क्या करते हैं, लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं आपकी। लाइबिलिटीज़ के अंदर भी करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स वो होते हैं जिनका इकोनॉमिक बेनिफिट्स विद इन 1 ईयर, 1 साल तक आपको मिलता है, और नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जिनका इकोनॉमिक बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर आपको मिलेगा। करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, वो लाइबिलिटीज़ जो विद इन अ ईयर आपको पे करनी है, और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो हैं जो आफ्टर 1 ईयर आपको पे करनी है। और बाकी फिर ऑनर्स इक्विटी के जो ऑनर का कैपिटल है वो आ जाता है। तो राइट हैंड साइड इज़ ऑलवेज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड, कि जो एसेट्स हैं वो हमेशा इक्विटीज़ के बराबर होंगे। लॉजिक भी यही कहती है, अगर आप कोई बिज़नेस अपना शुरू कर रहे हैं तो उस बिज़नेस के अंदर जो भी एसेट्स वगैरह आप लगाएंगे वो आपके एसेट्स होंगे। एक आपका कैपिटल है जो आपने इन्वेस्ट किया, उस कैपिटल से कुछ एसेट्स आपके पास होंगे, कुछ लाइबिलिटीज़ हैं जो आपको पे करनी है। तो अपने एसेट्स में से अगर लाइबिलिटीज़ पे कर देंगे तो जो कुछ बचेगा वो बराबर होना चाहिए आपके कैपिटल के, वही मिलेगा आपको। तो इस किस्म के सवाल एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं और टाइम एंड अगेन रिपीट करते हैं। जैसे इसमें देखें, प्रीमिसेस बिल्डिंग वगैरह जो थी वो $15,000 की थी, इन्वेंट्री आपकी 6,000। प्रीमिसेस जो है वो नॉन करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री आपका करंट एसेट्स है, वो माल जो बिकने से रह गया। ट्रेड रिसीवेबल जो कस्टमर से आपको पैसे रिसीव करने हैं, अगेन करंट एसेट्स आ गया। बैंक ओवरड्राफ्ट का मकसद है कि बैंक में आपका जो अकाउंट था उससे ज़्यादा पैसे आपने बैंक से निकलवा लिए, ये आपकी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है आपकी। और ट्रेड पेएबल तो जो आपको जो माल आपने ख़रीदा बेचने के लिए वो ट्रेड पेएबल कहलाता है, और ये भी आपकी करंट लाइबिलिटी है जो आपको पे करनी है अपने सप्लायर को जिससे आपने क्रेडिट माल ख़रीदा। इट टुक आउट ए बैंक लोन, इसने एक बैंक लोन लिया $2,000 का, टू पे मोटर व्हीकल, के एक मोटर व्हीकल इसने ख़रीदी जिसकी पेमेंट के लिए इसने $2,000 की बैंक से लोन लिया। व्हाट वाज द ऑनर्स कैपिटल आफ्टर द ट्रांजैक्शन, ये जो ट्रांजैक्शन दी हुई है इसके बाद बताइए ऑनर का कैपिटल क्या है। तो इस ट्रांजैक्शन को अगर मैं रिकॉर्ड करूं तो क्या करूंगा, मोटर व्हीकल को डेबिट कर दूंगा 2000 से और बैंक लोन को क्रेडिट कर दूंगा। बैंक लोन एक लाइबिलिटी है, तो एक तरफ आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, एक तरफ आपका एसेट बढ़ रहा है, फ़र्क इसका कुछ नहीं पड़ेगा। तो अब आप क्या करें, आप सिंपल एक काम ये करें कि वो कुछ पूछता है कि कैपिटल क्या होगा, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये आप बना लें। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स को एक तरफ लिखें तो देखें प्रीमिसेस ये 15,000 ये आपका एसेट है, इन्वेंट्री 6,000 ये आपका एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल 3,000 ये आपका एसेट है, प्लस ये 2,000 मोटर व्हीकल आपके पास आ गई, ये आपका एसेट है। ये सारे एसेट्स हैं आपके, इनको लेफ्ट हैंड साइड पर लिखें। और लाइबिलिटी आपकी क्या है, एक 1,000 की लाइबिलिटी है आपकी, एक 4,000 की लाइबिलिटी है आपकी ट्रेड पेएबल,
और एक ये बैंक लोन जो 2000 का लिया, और बाकी क्या बचेगा, ऑनर इक्विटी जिसको हम कैपिटल भी कह सकते हैं, वो क्योंकि मालूम करना है उसको ऐसे ही लिख दें। अब आप इनको प्लस कर लें, ये 15,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000, ये सब मिलके 26,000 बनता है आपका। ये टोटल एसेट्स हो गए आपके, और ये जो है 4 और 1 5 और 7, ये 7,000 ये हो गए, और प्लस कैपिटल लिख दें ऑनर्स इक्विटी की जगह। तो ये कैपिटल आपको मालूम करना है, इसको यहाँ रोकें, ये 26,000 है, 7,000 प्लस का है, इसको यहाँ ला के माइनस कर दें। तो जब आप 26,000 में से 7,000 को माइनस करेंगे तो ये 19,000 बचता है आपके पास। ये 19,000 जो है वो ऑनर्स कैपिटल, ऑनर्स इक्विटी कैपिटल, ये कैपिटल है। चॉइस बी के अंदर देखें, इसने 19,000 आपको दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वी कैन सेफली से कि जो राइट चॉइस है हमारी वो चॉइस बी है। और लॉजिक मैंने आपको बताई, सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन का इस्तेमाल है, सिंपल अर्थमेटिक कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, और होपफुली आप इंशाल्लाह आपकी समझ में आया होगा और आप कर भी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, थर्ड में, सारा सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू जफ़र, के सारा जो है वो जफ़र को उसने क्रेडिट माल बेचा। हाउ इज़ दिस रिकॉर्डेड इन साराज लेजर, के सारा के लेजर में ये कैसे रिकॉर्ड होगा। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, इसकी एंट्री क्या पास होगी कि जफ़र को डेबिट कर देंगे और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, जफ़र क्या है, अकाउंटिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। आप याद रखिएगा कि जब भी इंडिविजुअल कस्टमर का हम लेजर बनाते हैं तो इसे अकाउंटिंग की ज़बान में सेल्स लेजर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्स लेजर कहते हैं। कि जब भी इंडिविजुअल कस्टमर का लेजर बनेगा तो सेल्स लेजर बनेगा, तो सेल्स लेजर को हम डेबिट करते हैं सेल्स लेजर में। और बाकी जो सेल्स है, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक, ये तमाम जितनी क्रेडिट सेल्स है वो सेल्स लेजर, सेल्स जर्नल के अंदर रिकॉर्ड हो रही होती है, और वहाँ से फिर ये जर्नल लेजर के अंदर चली जाती है। इसका टोटल उठकर कहाँ चला जाता है, जर्नल लेजर के अंदर चला जाता है, और लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर चला जाता है। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, जफ़र अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये पहली ए चॉइस देखते हैं, जफ़र अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही है कि जफ़र के अकाउंट को डेबिट करेंगे, बिकॉज वी हैव टू टेक, सारा हैज़ टू टेक मनी फ्रॉम जफ़र, और क्रेडिट करेंगे सेल्स अकाउंट को जर्नल लेजर के अंदर। ये जो चॉइस ए है 3 के अंदर, ये इत्तेफाक से ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखें कि सेल्स लेजर डेबिट हो जाएगा जफ़र अकाउंट की वजह से, और जर्नल लेजर के अंदर आप सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो सही है। बी के अंदर तो फिर ये डेबिट और क्रेडिट जफ़र को कर रहा है, तो ये तीनों चॉइसेस जो हैं आपकी इनकरेक्ट हैं। लॉजिकली तौर पे ए चॉइस हमारी सही है कि सेल्स लेजर के अंदर हम जफ़र अकाउंट को डेबिट कर देंगे और जर्नल लेजर के अंदर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए, विच स्टेटमेंट अबाउट ए डेबिट नोट इज़ करेक्ट। डेबिट नोट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है। आप इसको यूँ समझ लें उठा के कि अगर आपने किसी को माल बेचा तो, और उसने माल आपको वापस कर दिया, तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, और क्रेडिट पे माल बेचा था तो आप क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे अगर आपने माल बेचा है। ये जो ट्रेड रिसीवेबल आप क्रेडिट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे अपने कस्टमर को कि हमने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। यही एंट्री जिसने माल ख़रीदा है, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करें कि आपने माल ख़रीदा और आप माल वापस कर रहे हैं, किसी वजह से ख़राब हो गया था माल, तो क्या एंट्री पास करेंगे, अकाउंट्स पेएबल को डेबिट कर देंगे, जो भी आपका सप्लायर है लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे, और परचेजेस रिटर्न को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये अकाउंट्स पेएबल आप डेबिट कर रहे हैं, तो आप कौन सा नोट इशू करेंगे, आप डेबिट नोट इशू करेंगे अपने सप्लायर को, और उसे बताएंगे कि ये पैसे हम आपको नहीं देंगे क्योंकि ये माल वापस कर दिया है हमने और लाइबिलिटी को डेबिट कर दिया है। तो याद रखिएगा, जब आप किसी से माल ख़रीद रहे हैं और वो माल ख़राब हो जाता है, तो आप जो नोट इशू करते हैं वो डेबिट नोट करते हैं, क्योंकि एक्चुअली आप लाइबिलिटी को डेबिट कर रहे होते हैं। अगर माल आपने बेचा है किसी को, तो उस वक्त आप क्या करते हैं, उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो बेचने की सूरत में क्रेडिट नोट इशू होता है और ख़रीदने की सूरत में डेबिट नोट इशू होता है। इसको बार बार रिपीट कर लें, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो अब पढ़ते हैं,
इट इज़ सेंड टू ए कस्टमर बिल्कुल गलत है। ये तो हमने अभी पढ़ा कि इट इज़ सेंड टू ए सप्लायर, कि ये सप्लायर को बेसिकली हम भेजते हैं और उसे बताते हैं कि हमने आपकी लाइबिलिटी को डेबिट कर दिया। इट इज़ सेंड टू ए कस्टमर ये भी इनकरेक्ट है। इट इज़ सेंड टू ए सप्लायर ये बात बिल्कुल सही है। टू रिकॉर्ड एडिशनल गुड्स ये इनकरेक्ट है। सप्लायर को हम भेजते हैं कि भाई हमने गुड्स जो थी, डैमेज गुड्स जो है वो वापस कर ली। इट इज़ सेंड टू ए सप्लायर व्हेन डैमेज गुड्स आर रिसीव्ड, जब डैमेज गुड्स आपको मिलती हैं तो फिर आप क्या करते हैं, इस नोट को भेजते हैं और उसे बताते हैं कि हमने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो राइट चॉइस है वो डी है। और डेबिट और क्रेडिट नोट का जो कंसेप्ट है मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि डेबिट नोट जो है वो जब आप किसी से माल ख़रीदते हैं तो सूरत पे इशू करते हैं आप, और अगर क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं, जब आपने किसी को माल बेचा होता है और आप उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। हसन मेंटेन्स ए सेल्स जर्नल, परचेजेस जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल एंड ए परचेजेस रिटर्न जर्नल। एट द एंड ऑफ ईच मंथ हसन ट्रांसफर्स टोटल ऑफ दीज जर्नल टू द लेजर। ये 4 जर्नल उसने बनाता है। ये परचेज जर्नल का, सेल्स जर्नल का मकसद क्या होता है, याद रखिएगा, जितनी भी क्रेडिट सेल्स है, जितनी भी क्रेडिट सेल्स होती है जिस लेजर के अंदर, जिस जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होती है, उस जर्नल को क्रेडिट सेल्स जर्नल कहते हैं। जितनी क्रेडिट सेल्स आप रिकॉर्ड करेंगे जिस जर्नल में, उसे हम सेल्स जर्नल कहते हैं। परचेजेस रिटर्न का मकसद है जितना उधार ख़रीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं डैमेज होने की वजह से या किसी और वजह से, उसे परचेजेस जर्नल का मकसद है कि जितना आपने माल क्रेडिट पर ख़रीदा, जो भी आप ख़रीद रहे हैं माल क्रेडिट के ऊपर, परचेजेस जितनी भी आप कर रहे हैं वो सब परचेजेस जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स रिटर्न जर्नल का मकसद है कि जितना माल आपने वापस किया, आपके कस्टमर्स ने आपको वापस, आपने माल बेचा था, आपके कस्टमर्स थे, उन्होंने जब माल वापस किया किसी वजह से, तो बेचा हुआ माल जब आपके पास वापस आएगा तो उसे क्या कहते हैं, किस जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। एंड ए परचेजेस रिटर्न जर्नल का मकसद है कि अगर माल आपने ख़रीदा था और ख़रीदा हुआ माल किसी वजह से आप वापस कर रहे हैं, तो वो क्रेडिट माल ख़रीदा हुआ वो फिर परचेजेस रिटर्न जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होता है। और इसकी एंट्री क्या पास करते हैं, इसकी एंट्री देखिए, परचेजेस आपको पता है डेबिट होती हैं, तो परचेजेस को हम डेबिट करेंगे और सेल्स रिटर्न भी डेबिट होती है, तो ये परचेजेस भी डेबिट नेचर की चीज़ है और सेल्स रिटर्न आपके पास आती है, ये भी डेबिट होती है। अलबत्ता सेल्स जो है वो क्रेडिट होती है और परचेजेस रिटर्न जो है ये भी क्रेडिट होती है। तो 2 इसमें डेबिट हैं, 2 क्रेडिट हैं। डेबिट कौन सा है, परचेजेस जर्नल से जितना भी टोटल आएगा ये सब डेबिट होगा परचेजेस अकाउंट के अंदर। सेल्स रिटर्न जर्नल, जो माल वापस आपके पास आया, इसका जब मंथ एंड के ऊपर टोटल करेंगे इस जर्नल का, तो जो टोटल आएगा उसको क्या करेंगे, उठा के सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे। और ये जो सेल्स है, सेल्स को क्या करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे और परचेजेस रिटर्न को भी क्रेडिट करेंगे। तो हम यहाँ आके देखते हैं। पहले मैं कहता है परचेजेस रिटर्न को डेबिट करेंगे, ये इनकरेक्ट है। परचेजेस रिटर्न आपको पता है क्रेडिट होता है, परचेजेस रिटर्न ये भी इनकरेक्ट हो गया। सी में कहता है परचेजेस डेबिट, सेल्स डेबिट, ये भी इनकरेक्ट है। सेल्स आपको पता है क्रेडिट होती है। तो ये डी के अंदर अगर आप जाकर देखें तो परचेजेस डेबिट किया है इसने, सेल्स रिटर्न को डेबिट किया है, ये बिल्कुल सही बात है। अभी हम पढ़कर आ रहे हैं कि परचेजेस भी डेबिट होगा, परचेजेस जर्नल से जो टोटल आ रहा है, क्योंकि परचेजेस की नेचर कॉस्ट की होती है, ये डेबिट होती है। और सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ माल आपके पास वापस आ रहा है, तो ये दोनों चीज़ें डेबिट हो जाएंगी। परचेजेस रिटर्न ये क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि ख़रीदा हुआ माल आपने वापस किया, और फिर सेल्स आपका रेवेन्यू है, ये क्रेडिट होगा। तो डी चॉइस के अंदर अगर हम देखें तो डेबिट और क्रेडिट इसने सही लिखे हुए हैं। परचेजेस डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट और परचेजेस रिटर्न क्रेडिट और सेल्स क्रेडिट। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर राइट चॉइस हमारी डी है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। एट द एंड ऑफ अप्रैल द डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द 3 कॉलम कैश बुक शोड एंट्रीज ऑफ $80 एंड $60 की। जो कैश बुक आप बनाते हैं इसमें ये डिस्काउंट का एक कॉलम होता है, इसमें 2 एंट्रीज़ हैं। 2 दफ़ा आपने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, एक दफ़ा $80 का दिया, एक दफ़ा $60 का दिया। कहता है हाउ इज़ दिस रिकॉर्डेड इन द लेजर, लेजर में ये कैसे रिकॉर्ड होगा। डेफिनेटली ये आपके कस्टमर्स होंगे, कस्टमर ए, कस्टमर बी। तो ये इंडिविजुअल कस्टमर के अंदर जाके डिस्काउंट डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट
कि आप ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया है, और इंडिविजुअल जो कस्टमर्स हैं उनके अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगर पहली एंट्री हम देखें, डिस्काउंट अलाउड 140, 80 और 60 को प्लस करें तो ये 140 आता है, तो ये तो सही है बिल्कुल। और डिस्काउंट अलाउड आपका डेबिट होता है, इसलिए डेबिट साइड के ऊपर भी सही लिखा हुआ है। क्रेडिट क्या है? इंडिविजुअल डेटर्स अकाउंट्स $80 एंड $60। डेटर का मकसद वही ट्रेड रिसीवेबल के जो डेटर्स हैं जिससे आपको पैसा रिसीव करना है, उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स में $80 और $60 के रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कस्टमर ए और कस्टमर बी क्रेडिट फॉर एग्जांपल। तो ए चॉइस आपकी अपेरेंटली जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरे में तो ये क्रेडिटर्स की बात कर रहा है जो गलत है, फिर ये डेबिट क्रेडिटर को कर रहा है, फिर डेटर्स को डेबिट कर रहा है, तो ये सब गलत है। बी और सी और डी आपकी राइट चॉइस ए है जो लॉजिकली आपने समझी।